हेलो हेलो एवरीवन। कॉमर्स तुम्हें परिणाम में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। अमलगमीशन चैप्टर हमारा चल रहा है, कारपोरेट कंस्ट्रक्शन के नाम से हम जिसे जानते हैं, और इसमें काफ़ी कुछ आप लोगों ने सीख लिया है। आज इसकी लास्ट क्लास और इसको हम समाप्त कर देंगे। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, तो पिछली सारी क्लासों को आप लोग एक बार दो बार ज़रूर देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, इसी तरीके से क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। हमने जितना भी अब तक सीखा है, आज हम थोड़ा डिफरेंस करके इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे। कि सबसे पहले कि रिकंस्ट्रक्शन को हमने पढ़ा, तो रिकंस्ट्रक्शन में क्या डिफरेंस होता है। एक रिकंस्ट्रक्शन दो तरीके से हम लोगों ने समझा कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, तो इन दोनों में क्या बेसिकली डिफरेंस होता है। और पूरे चैप्टर में हम लोगों ने अमलगमीशन पढ़ा, तो अमलगमीशन में हमने देखा कि अमलगमीशन एक पढ़ा हमने, उसके बाद रिकंस्ट्रक्शन पढ़ा। तो अमलगमीशन रिकंस्ट्रक्शन में क्या डिफरेंस होता है, हम इसको भी एनालिसिस कर लेंगे। तो देखिए, आज थोड़ा सा डिफरेंस देखते हैं हम लोग, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में क्या डिफरेंस है। तो पहला डिफरेंस देखिए, इंग्लिश हिंदी की प्रॉब्लम थोड़ी हो सकती है, तो इसको आप मैनेज कर लीजिएगा। पहला डिफरेंस है नंबर संख्या। आंतरिक पुनर्निर्माण की योजना में केवल एक विद्यमान कंपनी ही सम्मिलित होती है, क्योंकि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के अंदर क्या होता है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के अंदर कोई कंपनी खुलती नहीं है, कोई कंपनी बंद नहीं होती, तो एक ही कंपनी रहती है, वो भी एग्जाइटिंग कंपनी रहती है, वही कंपनी चालू रहती है। जबकि एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में दो कंपनियां हो जाती हैं, एक कंपनी बंद करने वाली, दूसरी कंपनी खरीदने वाली। तो यहाँ पर बंद करने वाली खरीदने वाली दो कंपनियां हो गई हैं, तो देखने में दो कंपनियां लगती हैं, हालांकि वही कंपनी खुलती है, वही कंपनी दोबारा फिर ओपन होती है, लेकिन लेखों के हिसाब से, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के हिसाब से यह दो कंपनियां हो जाती हैं, एक खरीदने वाली और एक बेचने वाली, जबकि यहाँ पर एक ही कंपनी होती है। समापन, यहाँ पर किसी भी कंपनी का समापन ही नहीं होता, वाइंड अप ही नहीं होता, यहाँ पर एक कंपनी का क्या हो जाता है, समापन हो जाता है। यहाँ पर कोई कंपनी बंद नहीं होती, यहाँ पर एक कंपनी बंद हो जाती है। तीसरा, निर्माण, कंस्ट्रक्शन, किसी भी नई कंपनी का निर्माण होता ही नहीं है, यहाँ पर नई कंपनी की स्थापना हो जाती है। ऑब्जेक्ट, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का मुख्य ऑब्जेक्ट कंपनी की पूंजी में परिवर्तन कर आंतरिक वित्तीय व्यवस्था में सुधार करना होता है। हमने आपको बताया था कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल अप्रूवल किए जाते हैं, इंटरनल रूप से उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेंज किया जाता है। जबकि एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का मुख्य ऑब्जेक्ट क्या होता है, उसका स्वरूप चेंज कर देना, उसका ऑब्जेक्ट चेंज करना, उसका प्लेस चेंज करना, उसकी कैपिटल में परिवर्तन करना, और भविष्य में जो भी प्रॉब्लम आएंगी उनसे सुरक्षा प्रदान करना, यह इसका ऑब्जेक्ट होता है। नंबर 5 हम लोगों ने पढ़ा इसके अंदर कि पूंजी, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। देखिए, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट किस में खुलता है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में अंश पूंजी की कमी के लिए कैपिटल रिडक्शन अकाउंट ओपन करा जाता है। क्योंकि जब इसके अंदर हम लोग बिना कंपनी को बंद करे हुए, हम बिना कंपनी को खोले हुए, कोई नई कंपनी को ओपन करे बिना हम लोग शेयर कैपिटल में चेंजिंग कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो कमी आएगी। तो उस कमी को हम लोग कैपिटल रिडक्शन अकाउंट ओपन करके पूरा करते हैं। यानी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में कैपिटल रिडक्शन अकाउंट ओपन किया जाता है, और एक्सटर्नल रिडक्शन अकाउंट में, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में कैपिटल रिडक्शन अकाउंट ओपन नहीं किया जाता है। इसमें विद्यमान कंपनी की संपत्ति और दायित्व प्राय वसूली खाते में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। यानी यहाँ पर जब कंपनी बंद हो गई, तो रियलाइजेशन अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस को ले जाके वहाँ से ख़त्म करेंगे। नाम में परिवर्तन, इसमें कोई कंपनी का नाम का परिवर्तन नहीं होता, इसमें तो जब नई कंपनी बन जाएगी तो नाम चेंज हो ही जाएगा। राइट, इसमें अंशधारियों और लेनदारों का अधिकार परिवर्तित हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल में कमी की जाती है, लेनदारों से समझौते किए जाते हैं, तो इससे उनके अधिकारों में, उनके क्लेम में परिवर्तन आ जाता है। यहाँ अस्तित्व समाप्त हो जाता है, जिसके कारण सब कुछ परिवर्तन हो जाता है। ठीक है ना, नई पुरानी कंपनी में सब खत्म, नई सिरे से सब कुछ नया शुरू होता है। अधिनियम, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 66 के प्रावधानों के अंतर्गत किया जाता है, जबकि एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 232 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। ध्यान रखने वाली बात है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ये कंपनी एक 2013 के सेक्शन 66 को फॉलो करता है, और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एक 2013 के सेक्शन 232 को अप्लाई किया जाता है। ये डिफरेंस से आपको समझ में आ गया होगा बेसिकली डिफरेंस दोनों में क्या होता है। अब हम पूरे चैप्टर का ही समराइज कर लेते हैं
कि एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और अमलगमेशन में क्या डिफरेंस है। तो देखिए, समापन, कंपनी का समापन इंटरनल में होता ही नहीं है, इसमें होता है। जबकि एकीकरण की बात करें अमलगमेशन की, तो परंपरागत आशय के अनुसार एकीकरण की योजना संबंध सभी कंपनियों का समापन होता है, लेकिन नए अर्थ में एकीकरण के संबंध कंपनी एक कंपनी को छोड़कर सभी कंपनियों का समापन हो जाता है। पहले अमलगमेशन में क्या होता था, एक कंपनी इधर से आई, एक दूसरी कंपनी इधर से आई, दोनों कंपनी मिलकर एक नई कंपनी खुल गई तो दोनों कंपनियां बंद हो जाती थी। लेकिन नई कंपनी, नए जो AS14 के अकॉर्डिंग हम लोग अकाउंट मेंटेन करते हैं, तो एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज इन द नेचर ऑफ मर्जर होता है, जिसके कारण से कहते हैं कि एक कंपनी में सभी कंपनी सम्मिलित होती हैं, तो इसलिए एक कंपनी बंद होती है, बाकी सभी कंपनी खुली रह जाती हैं। स्थापना, नई इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में तो नई कंपनी खुलती ही नहीं है, तो नई कंपनी की स्थापना नहीं होती, इसमें नई कंपनी खुल जाती है। इसमें कह रहा है कि परचेज की नेचर में नई कंपनी की स्थापना होती है, जबकि मर्जर की नेचर में कंपनी की स्थापना नहीं की जाती है। तीसरा पॉइंट आप लोगों का कहता है यहाँ पर कि व्यवसाय का क्रय विक्रय, बिजनेस का परचेज एंड सेल। तो कह रहा है कि बिजनेस का क्रय विक्रय नहीं होता जब यहाँ पर ना नई कंपनी खुलती है ना पुरानी कंपनी बंद होती है, तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है। ये कह रहा है कि नई कंपनी परिसमापित कंपनी का व्यापार खरीद लेती है। इन न्यू कंपनी जो बंद हो रही है उस कंपनी का सारा जो शेयर है या एसेट्स वगैरह है सब खरीद लेती है, क्योंकि इसके अंदर होता ही ये है कि पुरानी कंपनी बंद हो जाती है, नई कंपनी खुल जाती है। इसमें परचेज की नेचर का अगर अमलगमेशन है तो सभी कंपनियों का व्यापार नई कंपनी द्वारा खरीद लिया जाता है, और अगर मर्जर की नेचर का है तो एग्जाइटिंग कंपनी जो होती है वो अन्य कंपनी का, यानी कुल मिला के क्या होता है कि मर्जर की नेचर में भी, परचेज की नेचर में भी सारा बिजनेस जो है एक दूसरे का खरीद लिया जाता है। आई होप जो है ये क्लियर हो गया होगा आपका। यहाँ पर हमने तीनों डिफरेंस देख लिए थे, इसमें इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन और अमलगमेशन। उसमें हम लोगों ने ये पढ़ ही लिया था कि एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में क्या डिफरेंस है। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। पूरा चैप्टर लगभग समाप्त हो चुका है, कुछ एक चीज़ें रह गई हैं तो वो पॉसिबल नहीं है सारी चीज़ों को यहाँ से कराना। मेरा आपसे पुनर्निवेदन है कि मैं ये दावा नहीं करता कि आपको मैं सब कुछ समझा दूंगा या सब बहुत अच्छे से मेरे पे समझाना आता है। इसको करने के लिए आपको सेल्फ स्टडी ज़रूर करनी पड़ेगी। जो सेल्फ स्टडी से आप लोग सीख सकते हैं वो कहीं नहीं सीख सकते हैं। सिर्फ यह जो लेक्चर हो सकते हैं आपकी हेल्पफुल हो सकते हैं, आपको प्रेरणा दे सकते हैं, आपको सिखाने के लिए लाइन दे सकते हैं, बट यह दावा करना जैसे और भी सभी लोग करते होंगे, मुझे नहीं पता कि जो है हम सब करा देंगे, इससे बढ़िया नहीं सिखा सकते। मेरे को जितना ज्ञान है, जितना डेडिकेशन है, जितना समर्पण है मेरे में, मैं उसके हिसाब से आप लोगों को एक लाइन देने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा मानना यह है कि जो भी कुछ सीखा जाता है वो आपके अंतर से ही सीखा जाता है, अंतर मन से ही सीखा जा सकता है, सेल्फ स्टडी से ही सीखा जा सकता है। सामने वाला सिर्फ एक आपको लाइन दे सकता है, एक मोटो दे सकता है, तो वही मैं देने का प्रयास कर रहा हूँ। आप इस अपेक्षा मेरे से इतना ज़्यादा कर लेते हो कि जो है मैं सब कुछ क्लियर कराऊं, तो पॉसिबल नहीं है। वो भी ऑनलाइन के माध्यम से सभी चीज़ों को रिप्रेजेंट करना, नेट भी ज़्यादा चाहिए, टाइम भी ज़्यादा चाहिए, नोट्स प्रिपेयर करने के लिए भी चाहिए, उसको फिर अपलोड करने में प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी होती है। लेकिन हाँ, ऐसा करने से आपको समथिंग इज़ बेटर जो है आपको बेटर जो है आपको फील होगा, अच्छा महसूस होगा। और ऐसा अगर लगता है तो कम से कम इतना ज़रूर कर लीजिएगा, और अगर आपके पास बुक है तो उससे सेल्फ स्टडी ज़रूर कीजिएगा। सो इसी आशा के साथ मैं ये लगातार वीडियो बनाता रहता हूँ और कोशिश भी करता रहता हूँ। तो आपका भविष्य उज्जवल हो, और ईश्वर से यही प्रार्थना, इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।